हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सबका स्वागत है बच्चों। इससे पहले भी मैंने क्लास 9 के साइंस के ही वृक्ष का पेपर 1 से लेके 5 तक का सेक्शन बी और पेपर 1 का सेक्शन सी और डी ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो, ओके बच्चों। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको पेपर 2 का सेक्शन सी और डी कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो बच्चों उन वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, आप वहां पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, ओके बच्चों। और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की प्लेलिस्ट नहीं मिल पाई तो डोंट वरी, जो आई बटन आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको साइंस के सारे जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है सेक्शन सी का, जो 38वां सवाल है बच्चों। ब्रैकेट में हमें लिखना है। इसको अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं और इसमें जो है ना बारी बारी से मैं सभी ब्रैकेट में भर दे रही हूँ आप, ताकि इसका स्क्रीनशॉट ले सके और इसको आंसर में आप लिख सकें, ओके बच्चों। तो नीचे आपको जो हिंट दिए उसी में से इस ब्रैकेट को भर देना है, जैसा कि मैं लाइन बाय लाइन यहाँ पर लिख दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ओके। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर ठोस अवस्था का जो विसरण है वो विसरण नहीं होता है। द्रव्य अवस्था में क्या होता है, विसरण बहुत धीमा होता है और गैस अवस्था में विसरण बहुत ही तीव्र गति से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ब्रैकेट पूरा हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 39 वाला, यहाँ पर हमें क्या करना है, तत्व यौगिक को मिश्रण में वर्गीकृत करना है। पहले तत्व को क्या करते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं। तो बच्चों में आपको जो ये रेड लाइट से जो रेड कलर से बॉक्स बना हुआ दिख रहा है ये तत्व का है। ग्रीन लाइट जो कलर वाला है वो यौगिक का है और जो पर्पल कलर है वो मिश्रण को बता रहा है, ठीक है। तो मिश्रण में क्या आ जाएगा, मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला है ना, वायु और साबुन और रक्त, ये सब आ जाएंगे यौगिक के अंदर। मिश्रण में आ जाएंगे आपके कैल्शियम, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और तत्व में आपका आ जाएगा सोडियम, टिन, सिलिकॉन और चांदी, ठीक है। चलो तो बढ़ते अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा जो 40वां सवाल है आपको दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ मैं आपको बारी बारी से इसका आंसर बता दे रही हूँ, आप उस अपने आंसर से क्वेश्चन से मैच कर लीजिएगा। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है कि टीचर जो आयोडीन है वो एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। दूसरा, इसमें आयोडीन और अल्कोहल होते हैं। तीसरा, ये विलयन का टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। और चौथा हो जाएगा आंसर कि टीचर आयोडीन के घटकों को अलग करने के लिए आसवन विधि का उपयोग किया जाता है, ओके बच्चों। बारी बारी से आप इसका आंसर क्वेश्चन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 41 वाला, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ब्रैकेट में भरना है। बहुत ही इजी सवाल है ये, ठीक है। Na प्लस Cl माइनस NaCl हो जाएगा। Ca+2, तो हम CO3 को अगर करेंगे तो CaCO3 बनेगा और एल्यूमिनियम 3+ ही जुड़कर Al2 और O3 बनेगा, ओके बच्चों। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा जो 42 वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका के बीच में अंतर करना है। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रही हूँ कि देखिए पहला अंतर कि इसमें कोशिका भित्ति होती है, उसमें नहीं होती है। इसमें हरित लवक पाए जाते हैं पर इसमें हरित लवक पाए नहीं जाते हैं। तो दो अंतर तो ये हो गए वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में। अगर हम नेक्स्ट इस अंतर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वनस्पति कोशिका का आकार सामान्यतः आयताकार निश्चित होता है और इसमें रिक्तिकाएं होती है, पर प्राणी कोशिका समानतः गोल नियमित होता है और छोटी रिक्तिकाएं होती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर 43 वाला, जिसमें हमें ग्राफ दिया हुआ है और हमें इसमें चाल की गणना करी। बारी बारी से हम आंसर देख लेंगे। सबसे पहला जो है ग्राफ में जो A से B की दूरी है 3 मीटर, सेकंड है 3 सेकंड का, तो चाल हमारा दूरी बटे समय लग जाएगा, कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। दूसरे वाले में B से C में दूरी है 0 मीटर की, तो समय 2 सेकंड होने के बावजूद भी चाल हमारा 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। C से D की दूरी है 4 मिनट और समय 2 सेकंड पर, चाल यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है न्यूटन के गति का पहला नियम समझाइए। तो हम इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। न्यूटन की गति का जो पहला नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था में समान या वेग से सीधी रेखा या गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है। ये नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। उदाहरण जैसे चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं क्योंकि उनका शरीर था जड़त्व के कारण आगे की ओर झुक जाता है ना, क्योंकि उस चलती हुई ट्रेन में वो लोग विराम अवस्था में होते हैं और अचानक से बाह्य बल लगाने
दबाने पर, है ना, ब्रेक लगाने पर वो लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। ओके, तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम बताता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ओके, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा 45वां क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंग पर टिप्पणी लिखिए। बच्चों देखो, यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंग वह तरंग होती है जिसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा के समांतर होता है। ऐसी तरंगों के माध्यम के कण आगे पीछे कंपन करते हैं, समविनन या विरल बनते हैं। ओके, तो इसके बारे में अगर जो मुख्य बिंदु की मैं बात कर लूँ तो कणों का जो कंपन है तरंग की दिशा के समांतर होता है। इसमें संपीड़न और विरल उत्पन्न होते हैं। ये तरंग ठोस, द्रव्य और गैस तीनों भी माध्यम में चल सकती है और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 46वां, ध्वनि तरंग के परावर्तन के व्यवहारिक उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है व्यवहारिक उपयोग, जैसे सोनार, तो समुद्र की गहराई और पनडुब्बियों का पता लगाने में। स्टेथोस्कोप में जो डॉक्टर हमारा हृदय की धड़कन चेक करने के लिए जो स्टेथोस्कोप का यंत्र, जिसे हम देसी भाषा में आला कहते हैं ना, उसी को स्टेथोस्कोप कहते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। और इको जो है प्रतिध्वनि यानी दूरी मापने और ध्वनि की दिशा जानने में सहायक होता है। और किसमें होता है? होल, जैसे ऑडिटोरियम यानी ध्वनि को स्पष्ट सुनाने के लिए परावर्तन का उपयोग किया जाता है। समझ में आया? तो ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये इसके व्यवहारिक उपयोग हो जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 वाला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सेक्शन डी का 47 है। ओके, चलिए तो पहला हमारा क्वेश्चन है इसका, नील्स बोर के परमाणु मॉडल को समझाना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नील्स बोर के अनुसार परमाणु केंद्र में नाभिक होता है जिसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक चारों के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार में क्या करता है? घूमता है। और इन कक्षाओं को के, एल, एम, एन आदि नाम से जाना जाता है। अच्छा बच्चों, आपको पता ही होगा कि इन कक्षा में महत्तम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ क्योंकि हमें पेपर सॉल्व करना है। ओके, जब सिलेबस चलाएंगे तो हम अच्छे से समझेंगे। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 48 वाला, जिसमें 2 क्वेश्चन लिखे हैं, मैं क्वेश्चन यहाँ पर रीड नहीं कर रही हूँ, हम बारी बारी से इसका आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या 8 ही हो तो देखो परमाणु क्रमांक 8 होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। पर जो परमाणु का द्रव्यमान है संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होगी। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन में द्रव्यमान की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। दूसरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बड़ा सा क्वेश्चन है, हम इसका आंसर देख ले रहे हैं। तो अमित अपने मित्र के निर्देश पर धूल पर कूदता है। धूल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, इसलिए कूदने पर धूल के कण अलग अलग हो जाते हैं और आसानी से हट जाते हैं। दूसरा आंसर हो जाएगी कि चंद्रमा की जो सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की अपेक्षा लगभग 1/6 भाग का लगता है। अगर किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान या भार जो है वो 60 न्यूटन हो पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पे 10 न्यूटन ही होगा। समझ में आया बच्चों? तो जितना वजन पृथ्वी पर होगा उससे 6 से भाग दे दीजिए, उतना वजन चंद्रमा पर पाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50वां, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसका मैं बारी बारी से आंसर आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? तो उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाता है यहाँ पर। ओके, दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक अचलांक जो जी का मूल्य मात्रक सहित यहाँ पर हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मात्रा सहित कैसे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रही हूँ लिखकर, आप इसको देख लीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक जो है जी बराबर 6.67 गुणे में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अब ये स्थिरांक बताता है कि 2 पिंडों की जो बीच की गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों और दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए तो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक अचलांक जो जी है मूल्य मात्रक हमने यहाँ पर बता दिया है। तो ये सार्वत्रिक जो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक जी है ये क्या है? स्थिरांक है। और ये क्या बताता है? 2 पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल और उनके द्रव्यमान के और दूरी पर निर्भर करता है, ये बताता है। अच्छा,
यहाँ पर देखिए बच्चों, ये स्थिरांक क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट कर सकते हैं आपके एग्जाम से पहले, ताकि मैं जल्दी से आप उसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूं, ताकि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट न रहे। आपके सारे क्वेश्चंस के जो मतलब सारे ही क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको पहले से रहे, ओके, तभी आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो 51 वाला क्वेश्चन है, जिसमें वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा देनी है और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त करना है। देखिए यहाँ पर तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर रखने के कारण प्राप्त होती है। जब किसी वस्तु को ऊपर उठाया जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। ओके, चलिए, ये तो रही स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा की बात। अब यहाँ पर है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त करना है, जिसके लिए आपको ये आंसर जो है ना किताब में मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर भी अगर नहीं है कोई डाउट तो फिर मैं फिर से कहूंगी, कमेंट मुझे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है काफी बड़ा दिख रहा है ना। चलो बच्चों, तो हम बारी बारी से ए बी सी डी का सारा आंसर हम देख लेते हैं। ए में हो जाएगा, देखो, बी तथा सी के खाली भाग में जल क्यों एकत्रित हो गया, तो नमक डाला गया था। बी में चीनी और सी में नमक डाला गया था। चीनी और नमक के कारण कप के अंदर का घोल बाहर से जल की तुलना में अधिक सघन हो गया, तो इस कारण परासन की प्रक्रिया से बाहर के जल से पानी आलू की कोशिकाओं के माध्यम से अंदर की ओर चला गया। दूसरा ये था कि ए आलू इस प्रकार के प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है, तो कप ए को खाली रखा गया, इसलिए यह नियंत्रण का कार्य करता है, जिससे पता चलता है कि यदि अंदर कोई घुलनशील पदार्थ न हो तो पानी का संचय नहीं होता, इसलिए ए प्रयोग की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ में हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखिए उसका आंसर ये होगा, ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पर ए में कोई भी घुलनशील पदार्थ नहीं था, इसलिए अंदर और बाहर के जल की सांद्रता समान रही और परासरण नहीं हुआ। डी में आलू उबला हुआ था, जिससे उसकी कोशिकाएं मर गई और उनकी अर्धपारगम्य झिल्ली नष्ट हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 53 वाला, जिसमें आपको बनानी है आकृतियां। अगर यह आकृति आपकी किताब में मिल जाती है तो ठीक है बच्चों, अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका पोस्ट कर दूंगी, ओके, आकृति में, ताकि आप देख सकें। ओके, चलिए, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 वाला क्वेश्चन, पेपर सेकंड का सेक्शन डी का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। क्या है कि सिंचाई की पद्धतियां बताइए, पानी के कम व्यय के लिए सिंचाई की आधुनिक जो पद्धतियों के विषय में समझाइए। तो चलिए बारी बारी से हम देख लेते हैं इसकी पद्धतियों के बारे में और इसके विषय को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो सिंचाई फसलों को समय समय पर पानी देने की प्रक्रिया है। यहाँ पर मुख्य सिंचाई की पद्धतियां हैं, जैसे पहली पारंपरिक विधि, दूसरा नलकूप, तीसरा स्प्रिंकलर प्रणाली और चौथा है ड्रिप सिंचाई। जल बचाने की जो आधुनिक विधियां यानी स्प्रिंकलर प्रणाली में पानी वर्षा की तरह छिड़का जाता है और ड्रिप सिंचाई में पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा सवाल ये पूरा हुआ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं आप प्लीज कमेंट किया कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके और नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस पर आपके लिए लेकर आ सकूं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पेपर सेकंड का सेक्शन सी और सेक्शन डी भी सक्सेसफुली पूरा हो चुका है। ओके बच्चों, तो सब वीडियो एंड करने से पहले सबसे जरूरी बात बच्चों ये कि आप एक काम हमेशा भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स आप जरा सा भी मिस न कर सके और आप अपडेटेड रहें, ठीक है, टाइम पर, ताकि अप्रैल में होने वाले एग्जाम के लिए आप पहले से प्रिपेयर रह सके। ओके बच्चों, तो बच्चों अब जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है वो होगा पेपर 3 का सेक्शन सी और सेक्शन डी। ओके, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।